हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट देखे थे, है ना। स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें हम लोगों ने आवेश और उसके गुणों का अध्ययन किया था। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस किए थे? आवेश और उसके गुण का। चलिए थोड़ा सा क्विक रिकॉल कर लीजिए। आवेश है क्या? तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं, है ना। अब देखिए, हम बताए थे आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। तो जब आप किसी मटेरियल को इसके साथ क्या करते हैं? रब करते हैं। ठीक है, तो रब करने के बाद जो उच्च बंधन ऊर्जा वाला पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? खींच लेता है। और खींचने की वजह से एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा जो है वो क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज। मतलब एक ऋणावेशित और दूसरा क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इसके बाद हमने इसके गुणों के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमारा कहाँ पे रुका था? आवेश पे रुका था। किस पे? आवेश तथा उसके गुण पे। ठीक है, आज हम लोग उसका वितरण, उसके कारण लगने वाले बल, है ना, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका अगला टॉपिक देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी सतह पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहली बात, आवेश का वितरण हम क्यों डिस्कस करें? समझिए, हमारे यूनिवर्स में लगभग हर एक ऑब्जेक्ट में आवेश विद्यमान है, लेकिन कहाँ पे कितनी मात्रा में है ना, ये हम लोग को पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से देखें कि कहीं पे क्यू कितना हो सकता है? एनी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मात्र दो तरीके से हो सकता है ना। या तो दूरी दूरी पर व्यवस्थित होंगे, है ना, मतलब असंतत वितरण होगा। असंतत वितरण होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दूसरा होता है संतत वितरण। संतत वितरण में क्या मतलब? कंटिन्यूअस, मतलब वहां पे आवेश का उपस्थिति जो है वो आपको निरंतर रूप से देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक संतत वितरण, एक असंतत वितरण। असंतत वितरण क्या है? जब आवेश पृथक पृथक एक दूसरे से विद्यमान हो, मतलब अलग अलग दूरियों पर क्या हो? व्यवस्थित हो। वो क्या हो गया? असंतत वितरण। तो देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल आपको किससे बनाता है? संतत वितरण से बनाता है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। तो बताओ, आवेश कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखिए, ये आपके तार में हो सकता है, मतलब ऐसे सतह पे हो सकता है, मतलब आपका एक नॉर्मल तार पर आवेश का वितरण हो सकता है। ठीक है, एक आपके प्लेट पर हो सकता है, प्लेट के अपर सरफेस पे, यहाँ पे हो सकता है ना। आप ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर कोर, वहां देखिएगा पतला पतला बहुत सारा प्लेट लगा हुआ होता है। तो वहां पे आवेश कैसा होगा? ऐसा होगा, सरफेस चार्ज, है ना। और तीसरा आपका होल बॉडी पे हो सकता है ना, होल बॉडी पे हो सकता है चार्ज। यहाँ भी होगा, इस सरफेस पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मतलब आवेश का वितरण जनरली जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है? तीन प्रकार से। एक तार पर रैखिक अवस्था में, इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जो प्लेट पे है इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे ये होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं क्षेत्र आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं। पृष्ठ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। सवाल देखिए कहां से बना सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे पृष्ठ पर आवेश है, पृष्ठ आवेश आपको डायरेक्ट 1 नंबर का भी सवाल दे देता है ना ऑब्जेक्टिव में, इससे जो एसआई यूनिट बनेगा उससे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से उठा देता है। सबसे पहली बात, रैखिक आवेश घनत्व तो है क्या वो समझिए। तो किसी भी चालक के, देखिए एक मान लो L मीटर लंबा है ना, किसी भी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है, किसी भी आवेश के प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश होगा उसको बोलेंगे हम क्या, रैखिक आवेश घनत्व। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, किसे, लेमडा से। तो लेमडा बराबर क्या बैठा देंगे, Q/L, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए आवेश का होता है कूलाम और लंबाई का होता है मीटर, मतलब क्या हो गया, कूलाम पर मीटर। कोई प्रॉब्लम। अब डायमेंशन पूछ देगा, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, देखते जाना। Q/L है तो Q का डायमेंशन क्या होता है, IT। पहले डायमेंशन वाला वीडियो देख लीजिएगा मेरा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और इसमें लंबाई के लिए क्या, L ऊपर ले आओ तो क्या होगा, L का पावर -1, T का पावर 1 और I का पावर क्या 1। कहीं कहीं I की जगह पे आपको A भी मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए इसको इरेज करें, थोड़ा उतार लेना, ज्यादा इजी पड़ेगा। इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सूखा कपड़ा दो तो, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या बोलेंगे हम, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश होता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व किसको बोलेंगे, तो प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश रहता है उसको क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को याद करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक में भी आंसर छुपा हुआ होता है ना। रैखिक आवेश घनत्व मतलब उसके लंबवत भाग पे रखना नीचे रखो। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, किसी भी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसको क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश होगा उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्र आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व में है प्रति एकांक आयतन पे जो आवेश रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। सवाल क्या क्या पूछ सकता है, तो यहाँ से 3 चीज से सवाल पूछ सकता है। डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट से पूछ सकता है जो कि फॉर्मूला ड्राइव करेगा, फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट होगा। दूसरा आपका यूनिट से पूछ सकता है, मात्रक। और तीसरा इसका विमान सवाल आ सकता है। यही 3 सवाल यहाँ से आवेश से पूछेगा, वितरण से और कोई सवाल जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। तो देख लिए हम लोग, इसको थोड़ा सा सूखा देखिए, इसको यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सिग्मा का मात्रा क्या हो जाएगा, तो इसका कूलाम और इसका क्या, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मैंने कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। डायमेंशन भी उसी तरह से कर लेंगे। IT वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कोई भी बैठा ले वॉल्यूम किसी का भी, उसका डायमेंशन ही आएगा L का पावर 3, तो L का पावर -3 इंटू I इंटू T। कहीं कहीं I की जगह पे क्या A भी यूज कर लेता है, ठीक है, या जनरली ये भी मिल सकता है, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। L का पावर -3, T का पावर 1 और A का पावर 1। कोई प्रॉब्लम। उसी बार से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर लाओ तो L का पावर -2 I इंटू T, या T पहले कर लीजिए, तो यहाँ पे I की जगह A भी दे सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए तीनों से सवाल बन गया, रैखिक आवेश घनत्व से भी, पृष्ठ आवेश घनत्व से भी, आयतन आवेश घनत्व से भी, ठीक है। इसके बाद आपका सवाल पूछता है कि 2 आवेशों के बीच में बल कितना काम करता है। ये तो वितरण हो गया कि आवेश को कितने भागों में बांट सकते हैं, जनरली 3 भागों में। कौन कौन सा, एक रैखिक आवेश घनत्व यदि तार के प्रति एकांक लंबाई पे विद्यमान है, ठीक है, जिसको लेमडा से नोट करेंगे तो लेमडा बराबर क्या, Q/L, ठीक है। कहीं पे पृष्ठ पे है तो उसको सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद यदि
उसके प्रति एकांक आयतन पे हो, तो रो बराबर क्या, Q बाई V। इसका मात्रक सब बैठा लीजिएगा, तो आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन के लिए मीटर क्यू यूज किए हुए हैं और लंबाई के लिए मीटर यूज किए हुए हैं। ठीक है, सबका 3 चीज ध्यान रखिएगा, एक मात्रक, एक इसका इक्वेशन के साथ इसका डायमेंशन भी, दूसरा यहाँ पे हो गया और एक का यहाँ हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आपका सवाल पूछता है कि दो आवेश यदि एक दूसरे के नजदीक है तो वो कितना बल आरोपित करता है। अब कितना बल आरोपित करेगा, देखिए दूसरा कपड़ा नहीं है, सुन ना, पेज दो तो, ये वाला नीचे वाला पेज दो, सूखा हुआ, तो कोई पेज दो ना वहां पे, है ना। अब देखिए, अब देखिए दो आवेश कितना एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे, नाम था C.A. कूलम। ठीक है, या कूलाम का नियम आप देखे होंगे, अगला टॉपिक में मेंशन भी बुक में किया हुआ है। कूलाम का नियम है क्या, ये आवेश के तुरंत बाद मिलता है गुणों के बाद, ये है क्या। तो देखिए दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा, इससे रिलेटेड इन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, शायद 1785 का बात होगा, मे भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या बताए थे, कूलम बताए थे कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित है, मान लो r दूरी पर व्यवस्थित है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को, इसके नेचर पे बेस्ड होगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समझिए, यदि असमान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा, और यदि समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का नेचर जानते हैं, ऑलरेडी चार्ज में मेंशन किए हुए हैं, है ना। अब देखिए, तो दो आवेश एक दूसरे के नजदीक आएगा तो कैसे बल लगाएगा, देखिए, तो बोले कि जितना अमाउंट ज्यादा होगा इसके चार्ज का, उसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कभी कभी सवाल में यह भी मेंशन किया हुआ था कि कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम से क्या समझते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग कंफ्यूज कि कूलाम के नियम पढ़े, वर्ग व्युत्क्रम कहाँ से आ गया। तो आपका ये जो व्युत्क्रमानुपाती आर का वैल्यू है ना, कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका व्युत्क्रम नियम पकड़ता है। अब देखिए, हम पहले ही बोलते हैं कि जब भी आप किसी माध्यम में दौड़ रहे हो, है ना, तो वो माध्यम आपको रोकने की कोशिश करता है। तो आपका एक ही जगह के लिए नहीं है, आप कहीं पे भी बल ज्ञात करो या किसी अवस्था में वेग ज्ञात करो, है ना, वहां पे एक माध्यम जो है उसके वेग को या लगने वाले बल को प्रभावित करती हैं, जिसको हम नियतांक मान से दर्शाते हैं। तो हर एक जगहों पर नियतांक अलग अलग काम करता है, वो भी कैसे आपको यूनिट डायमेंशन में यदि हम बताएं तो देखिएगा, फॉर्मूला ड्राइव करने के समय एक बात हम बताएंगे कि कैसे कहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करेंगे तो यहाँ बल को प्रभावित करने वाला एक कारक भी होता है ना। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक नियतांक मान आएगा जिसका वैल्यू था 1/4πε0। अब ये वाला डायरेक्ट बैठा दो Q1 Q2/r², ये हो गया कूलाम बल का फॉर्मूला। ठीक है, ये बराबर क्या 1/4πε0 Q1 Q2/r², इससे आप डायरेक्ट बैठा के दो आवेशों के बीच बल ज्ञात कर सकते हो, जहां पे ये जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये वाला। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कूलाम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁴
9, ठीक है। कैसे, वो अभी जस्ट बताएंगे। यूनिट के साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सवाल यहां से नहीं बनता है, फिर बनेगा कहां से? ये तो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में इक्वेशन काम करेगा, है ना, कूलम बल का। लेकिन सवाल कहां से बना रहे हैं? देखिए सवाल आपका बनाएगा इससे 1/4 एप्सिलॉन नॉट से या फिर एप्सिलॉन नॉट से। यहाँ से मात्रक और बीमा पूछता ही है, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। कूलम बल का एक और पूछता है, सदिश रूप की क्या है पूछ देगा। मतलब नॉर्मली कूलम बल है क्या? साधारण सी बात है कि बल है तो सदिश राशि होगा, जबकि सदिश का आइडेंटिटी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एरो से होता है। तो कभी कभी कूलम का सदिश रूप भी लिखने को देता है, कूलम का सदिश रूप। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस F बराबर जो था वो लिख दो, है ना, Q1 Q2 बाई क्या R। और यदि वेक्टर मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मिलेगा, ठीक है, कि यूनिट वैल्यू को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक से समीकरण में गुना करने और भाग करने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका फायदा है कि उससे हमको दिशा प्राप्त हो जाती है। तो वेक्टर R बाई क्या हो जाएगा R, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए तो यूनिट वेक्टर की जगह पे हम, इससे फायदा क्या हो गया कि हमको डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। तो F वेक्टर बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या। अब देखिए वेक्टर R बाई R बैठाओगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक R से एक R तो कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो एक और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा Q, यानी कि कूलम का सदिश रूप में इक्वेशन क्या बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या R, ठीक है। अब देखिए सवाल कहाँ से बनाएगा? सवाल इधर से बनाने वाला तो है नहीं, तो सवाल क्या पूछेगा आपसे? आप यहाँ तक कूलम रूप तक उतार लेना, इसके बाद कूलम का सीमा ही बोलता है, वो आपको स्टेटमेंट में करवा देंगे। उससे पहले जो जो सवाल बन सकता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल कहाँ से बन सकता है? इस कांस्टेंट वाले वैल्यू से बन सकता है ना। ये कांस्टेंट वाले वैल्यू को डायरेक्ट उतारो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तिरछा तिरछी गुना तो आता ही होगा, है ना। तो बाकी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको इधर इधर लाना पड़ेगा। तो इतना बराबर वैल्यू क्या हो गया F R स्क्वायर बटा में Q1 इंटू क्या Q2। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू पूछ देगा, तो आप कैसे करोगे? पहली बात, कभी कभी मात्रक और बीमा भी पूछता है, इसका अक्सर पूछा हुआ सवाल है। इसका मात्रक भी पूछेगा, बीमा भी पूछेगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का भी कभी कभी वैल्यू पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए तो इसका जनरली वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9। बल के लिए न्यूटन, दूरी के लिए मीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में आवेश है तो उसका कूलम, तो दो आवेश है तो इसका भी कूलम इसका भी कूलम, क्या हो गया कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा 9 × 10 के पावर 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका प्रॉपर वैल्यू। डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो डायमेंशन के लिए क्या बताए थे हम, सबका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ये बल है तो बल का डायमेंशन क्या होता है mLt का पावर -2। जिसको भी नहीं आता डायमेंशन वो डायमेंशन वाले वीडियो में जाइए, इजीली हो जाएगा। r है दूरी तो L स्क्वायर, आवेश तो I × T और I × T ऊपर ले आइए तो क्या हो गया ml 2 और 1 कितना 3, तो mL³ T का पावर 1 और 1 2 प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस में, तो 2 2 कितना हो गया -4। अब देखिए I 2 हो गया, ऊपर आएगा तो -2, तो कभी कभी I भी लिखता है और कहीं कहीं आपको A भी मिल सकता है। तो डायमेंशन ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, mL³ T का पावर -4 और A का पावर -2। कोई दिक्कत? यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। सबसे पहली बात, इसका डायरेक्ट वैल्यू पूछ देगा तो ये बता देंगे, मात्रक बोलेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बता देंगे। और तीसरा सवाल कहाँ बनता है उसका, बीमा से। तीन नहीं 4 चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा। एक, राशि क्या है, सदिश सदिश है, इससे सवाल बनता है। दूसरा, उसका प्रॉपर वैल्यू क्या होगा या उसका आपका यूनिट क्या होगा मात्रक, और चौथा उसका डायमेंशन क्या होगा। हम पहले भी बताए थे पहले क्लास वाले में कि डायमेंशन और यूनिट आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, वो बोर्ड तक जाता है। बोर्ड के आप एग्जाम में बैठोगे ना तो वहां भी आपका जैसा लेवल का होगा वैसा आपका डायमेंशन और यूनिट पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, ये हम तुरंत अभी बता रहे हैं। ये वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, है ना। चलिए इसके बाद हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। तेज एक ला तो बाबू, तेज रहा होगा, ठीक है।
आप यदि ऑनलाइन भी क्लासेस सब देख लेते हो तो आई थिंक 12 का सारा तैयारी हो जाता है। बोले ना, इसको वीडियो में ही सारा उपलब्ध हम करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी, न्यूमेरिकल भी, और थ्योरी तो करा ही रहे हैं। ठीक है, थ्योरी से ही न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव बनता है। बोले ना कि आपको फिर हम बुक का ऑब्जेक्टिव बना के दिखाएंगे और आप लोग बनाओगे उसको, हम कुछ नहीं करेंगे, बस थ्योरी से, बस थ्योरी पे ध्यान देना। ठीक है, अब देखो इसके बाद सवाल आपका कहाँ से बनेगा वो देखो। फिर आपसे पूछता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, किसका पूछेगा? एप्सिलॉन नॉट का। तो समझो, हमको बाकी का पता नहीं है, लेकिन 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू पता हो गया। कितना हो गया? ये फॉर्मूला क्या था? एफ आर स्क्वायर बटा में क्या, Q1 इंटू Q2। अब हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए, तो इसको ऊपर ले गए तो ये वाला भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में 1, तो ये Q1 Q2 कहाँ चला गया? ऊपर, बटा में क्या? एफ आर स्क्वायर। मतलब अब देखो एक और बात, एप्सिलॉन नॉट का हमको मान चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 पाई भी इसके साथ है, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे गया तो डिवाइड में Q1 Q2 बटा में 4 पाई इंटू एफ आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछेगा तब। एप्सिलॉन नॉट है क्या, तब से एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रावैधता। ये भी क्या है ये बताते हैं, प्रावैधता, या इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है, इंग्लिश में इसको परमिटिविटी बोला जाता है, परमिटिविटी, है ना? है क्या? अभी जस्ट बताएं, जब आप दौड़ते हो तो हवा आपको अवरोध उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जब आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, ठीक है, या फिर आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं, तो उन पे भी एक अवरोध काम कर रहा होता है ना, जिसको बोलते हैं विद्युतशील पदार्थ, है ना। और विद्युतशील में आपका हवा भी आ सकता है ना, कोई आपका धातु के कारण भी आ सकता है, धातु के कारण से भी आ सकता है, रुई भी हो सकता है ना। वो हम आगे बताएंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे हम लोग। देखिए अब इसका मात्रा कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले Q1 और Q2 का वैल्यू बैठाइए, है ना। Q1 Q2 का वैल्यू बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले इसका वैल्यू लिखो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डायरेक्ट पूछ देगा। इसको बोलते हैं 8.854 इंटू 10 का पावर -12, ये होता है वैल्यू किसका, एप्सिलॉन नॉट का। आप यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चिपकाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो। जब उसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो जनरली कितना है 8.854 इंटू 10 का पावर -12। अब यूनिट क्या होगा, देखिए जो उसमें होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट में, उसका वैल्यू केवल पलट गया है, तो इसका वैल्यू भी क्या कर देंगे, पलट देंगे। मतलब आवेश का कूलाम, तो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर पर 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन भी और यूनिट भी दोनों नहीं होता है। तो बल का क्या, न्यूटन, इसका क्या, मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन भी पूछ देता है, तो डायमेंशन में क्या करेंगे हम लोग, चिपका दीजिए वही जो वैल्यू बैठाए थे। Q1 का क्या होता है IT, इसका भी क्या हो जाएगा IT, ठीक है, बटा में बल के लिए ml t का पावर -2 और r स्क्वायर के लिए l स्क्वायर। अब ऊपर ले आओ तो m का पावर क्या हो जाएगा -1, l 2 और 1 3, ऊपर आएगा तो -3, t -2 ऊपर आएगा तो 2 ऊपर है और 2 पहले से आ जाएगा तो 2 2 4। अब i की जगह i भी लिख सकते हैं या फिर a भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का b/a। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकता है, डायरेक्ट वैल्यू से बनता है, दूसरा मात्रक से बनता है, तो वैल्यू बोलेगा तो इतना, मात्रक बोलेगा तो इतना, और डायमेंशन बोलेगा तो इतना। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद एक और सवाल पूछता है आपसे, एक और सवाल यहाँ पे पूछेगा। वो सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछता है कूलाम नियम की क्या सीमाएं हैं, कूलाम नियम की सीमाएं पूछता है, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या पूछ देगा, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या लिमिटेशन है, सबसे पहला बात है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। ये जो है वो छोटी दूरियों के लिए मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये जो है वो
स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जनरली स्मॉल डिस्टेंस के लिए, लेकिन कहीं कहीं लार्ज डिस्टेंस के लिए भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये केंद्रीय बल है, मतलब ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के केंद्र में, मतलब इसका बल जो है वो क्या केंद्र की ओर काम करता है। जैसे ऐसे ही समझो ना, ग्रेविटेशन में मान लो दो ऑब्जेक्ट है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमको लगता है कि ये जाके यहाँ सटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे फोर्स क्या लगता है, सेंटर की ओर काम कर रहा होता है। ठीक है। ठीक वही ये सेप वही कि यहाँ पे जो दो आवेशों के बीच बल लगेगा, यदि बड़ा और छोटा परिमाण का है तो क्या करेगा, वो केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देख लीजिए, कूलाम बल में ये क्या हो जाएगा, तो कूलाम बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा या अन्य बलों की अपेक्षा कई गुना अधिक काम कर रहा होता है। जैसे कभी कभी आपसे सवाल पूछ देता है कि दो आवेशों के बीच कूलाम बल और उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कीजिए, है ना। अब आवेश में क्या क्या पूछ सकता है, देखिए समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। पूछ देता है कभी कभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क कर रहा है उसका ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेरिजन कीजिए, और कंडीशन आपको दे देगा, कंडीशन दे देगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वर्क बताइए, है ना। देखो थोड़ा इसको मिटाया कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, हम लोग एक नहीं बल्कि कई देख लेते हैं। केवल ऐसे याद कीजिएगा 10 के पावर 36 गुना होता है, 10 के पावर 42 गुना होता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट हम लोग उसका थ्योरी समझ लेते हैं कि कैसे वो निकाला जाता है, कैसे यदि कैलकुलेट करने को भी दिया तो कर सकते हो आप लोग। दे देता है कूलाम बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, तो 3-4 कंडीशन क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, वो देख लीजिए। देखिए 3-4 बल क्या हो सकता है। सबसे पहला आपसे सवाल पूछ सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल का तुलना कीजिए। कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देगा, ठीक है, डिस्टेंस सबका दिया रहेगा आर यहाँ भी ले लेते हैं, है ना। या कभी कभी पूछ देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है। यहाँ पे पूछ सकता है कि तुलना करके बताइए। तो फॉर्मूला जब भी तुलना बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दो आवेशों के बीच बल जो है वो कई गुना अधिक लगता है। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण से कई गुना अधिक काम करता है। समझिए ना जी, दो चार्ज है, बहुत नजदीक है, और गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र इतना बड़ा है ना, तो साधारण सी बात है कि क्षेत्र बढ़ेगा तो बल का परिमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आवेश के बीच लगने वाला बल बहुत ही अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा। तो क्या करेंगे, बल का तो वही फॉर्मूला था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या r² बटा में g इंटू, अब देखिए इलेक्ट्रॉन है तो Me इंटू Me बाई r² से r² कैंसिल। आपको किसका वैल्यू बिठाना है, Fe बाई Fg बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 में आवेश इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, बाई क्या बच गया, केवल G इंटू Me। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.11 इंटू 10 का पावर -31 kg। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.672 इंटू 10 का पावर -27 kg। केजी में ही रिप्रेजेंट किया क्योंकि एसआई में ही कन्वर्ट करके बताते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 की जगह 5 हो जाता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन से, लेकिन बस थोड़ा सा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए तो Fe बाई Fg का वैल्यू क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिए Me और Me का मान बैठाएंगे और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 गुना, मतलब चार्जेस में तो खैर कोई बदलाव नहीं होता है, दोनों का चार्जेस सेम ही होता है, माइनस में क्या प्लस में, लेकिन मास चेंज हो रहा है सबका। तो सिंपल सी मास जब बैठाइएगा और वो चेंज करेगा तो लगने वाला फोर्स का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यदि कंपेरिजन करना है तो Fe बाई Fg करके यहाँ से कर लेंगे, Me का मान बैठा दीजिएगा। यदि यहाँ पे वही चीज करना है तो फिर से Fe बाई Fg कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू तो सेम रहेगा, ऊपर वाला चेंज करने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैठा, चार्ज का वैल्यू तो दोनों का सेम ही होता है, एक प्लस में क्या
माइनस में, बस अंतर इसी का होता है। यहाँ पे क्या होगा, एमी इंटू एमपी, अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दो के बीच में कर रहा है ना, तो तीन कंडीशन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कर दिए हैं, जैसे यहाँ कैंसिल करेंगे ना, यहाँ भी कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो तो Fe बाई एफ जी, फिर किसके इसके बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है, फिक्स है, बैठा लोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता रखे हैं पहले से। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों चार्ज का वैल्यू प्रोटॉन का बैठा देना, यहाँ पे G इंटू क्या, MP है ना, तो MP इंटू MP, मास ऑफ प्रोटॉन अभी बताए हुए हैं, इतना वैल्यू बैठा दीजिएगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा। हाँ, G का वैल्यू क्या बैठाओगे, 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, बैठा लीजिएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन का बताया हुआ है, आराम से कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हो। और कूलम्ब बल से क्या क्या सवाल पूछ सकता है, ये देखिए, हम इसलिए बता दे रहे हैं कि यदि इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कूलम्ब बल से क्या बनता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, केवल थ्योरी वाला पार्ट इसमें देख रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसमें एक वीडियो रहेगा AC वर्मा के लिए और दूसरा वीडियो रहेगा NCERT और भारती भवन से। ठीक है, जो भी आप प्रीफर करना चाहो, खैर बिहार बोर्ड वाले तो, बिहार या कोई स्टेट बोर्ड वालों के लिए NCERT और भारती भवन ही ठीक रहेगा, है ना। यदि आप AC वर्मा भी चाहो तो मिल सकता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल हाई रहता है उसका इक्वेशन का, और बाकी कोई खास अंतर नहीं है। अब देखिए, अब इसका देखते हैं और क्या सवाल पूछ सकता है। कभी कभी हो रहा है ना, अब देखो कभी कभी आपका आवेश का वितरण थोड़ा देर पहले करवाए थे, याद है कि आवेश अलग अलग रूपों में वितरित हो सकता है, कभी तार पे होता है, कभी प्लेट पे, उसका मतलब डेंसिटी सबका अलग अलग होता है ना। उस केस में यदि कूलम्ब फोर्स पूछ दे तो क्या करोगे, जैसे बोल दिया आवेश के वितरण के कारण कूलम्ब बल बताइए, क्या कारण, आवेश के वितरण के कारण कूलम्ब बल बताइए। तो वितरण क्या होता है, तो एक आपका वायर पे हो सकता है, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू निकालो पहले, लेमडा बराबर Q बाई L होता है, तो Q बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू L। अब देखिए एक प्लेट पे हो सकता है ना, तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, ऐसे देखिए सिग्मा बराबर क्या था, Q बाई A, तिरछा तिरछी कर लो, तो Q बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू A, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम पे था, पूरे आयतन पे था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रो बराबर Q बाई V, तो Q बराबर क्या, रो इंटू V। अब देखिए, तो फोर्स के लिए हम ऐसा क्यों किए, समझो, एक आवेश Q1 है जो कि एक प्लेट के नजदीक आता है, क्या आता है, प्लेट के, एक वायर के नजदीक, यहाँ पे एक प्लेट के नजदीक आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स के नजदीक आता है। ठीक है, इन दैट केस हमारा वैल्यू क्या होगा, समझो, इन दैट केस हमारा वैल्यू क्या होगा, तो कूलम्ब फोर्स तो एक ही होता है, यही फॉर्मूला होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सेम फॉर्मूला, A बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पे भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। अब देखिए, एक तो Q हमको पता है जो दिया हुआ रहेगा आपको न्यूमेरिकल में, और दूसरा Q2 क्या है, तो यहाँ पे इस वायर में जितना चार्ज होगा, तो चार्ज कितना है, लेमडा इनटू जितना इसका लेंथ होगा, तो लेंथ तो पता नहीं है, तो लेंथ को हम लोग एलिमेंट्री पार्ट dl के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, बाई क्या, R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dl क्यों, क्योंकि लेंथ हमको पता नहीं है, जितना लेंथ देगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू बैठा लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वही रहेगा, और Q2 का वैल्यू क्या बैठ जाएगा, सिग्मा इंटू DA क्यों, क्योंकि एरिया हमको पता नहीं है, तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए वहां पे चिपका दिए। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू रो इंटू dV बाई क्या, R स्क्वायर। मतलब कूलम्ब फोर्स में और भी पॉसिबिलिटी है, 3 इक्वेशन और बन सकता है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से, मतलब आवेश के वितरण के आधार पर भी लगने वाला कूलाम बल का समीकरण बदल सकता है। तो ये 3 सवाल आपसे जनरली पूछ सकता है, ठीक है। फिर इतना टफ चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रहना चाहिए, यदि पूछ दिया तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि सर बताए नहीं थे, है ना। इसके बाद और क्या सवाल बनेगा, तो आरक्षण मूवी देखे हो आप लोग? अब बोलेंगे गुरुजी की मूवी कहाँ से याद आ गया। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। उसमें अमिताभ बच्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक क्वेश्चन उठा के बना रहे थे, शायद सवाल ही पढ़े थे, बनाए तो नहीं थे। तो वो सवाल थोड़ा देख लीजिए, बड़ा यूनिक है, मजा भी आता है ना। एक सवाल पूछा था आपसे, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, है ना, कि दो आवेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक छोटा क्यू और एक क्यू माइनस क्यू। एक क्यू माइनस क्या क्यू, एक बड़ा क्यू था, है ना, एक बड़ा क्यू था, उसको दो भागों में बांटे, एक छोटा क्यू में, एक क्यू माइनस क्यू में। तो बोला दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए बताइए क्यू बाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। क्यू बाई क्यू का मतलब बड़ा क्यू बटा में क्या छोटा क्यू का वैल्यू क्या होगा। आरक्षण में ये क्वेश्चन को डाला हुआ है, हमको लगा कि वाह एनसीईआरटी का ये नॉर्मल क्वेश्चन को एकदम ब्रांडेड कर दिया। अब देखिए, तो मैक्सिमम फोर्स का एक इक्वेशन होता है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको कन्वर्ट करने को बोले उसका वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। सिंपल सा ये कहना है मेरा, ठीक है। तो देखो फोर्स किसका बैठेगा, 1/4πε0 Q1 × Q2 भाई, क्या इतना में नहीं होगा, चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं। एन का है बाबू, चलो d/dq है ना, फोर्स क्या होगा 1/4πε0। कहाँ है, कुछ नहीं करता है, बस डिफ्रेंशिएट करके और निकाल लेते हैं, Q/Q का वैल्यू पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल था ये, है ना, बहुत इजी है कि दो चार्ज को दो भागों में डिवाइड करते हैं ना, एक चार्ज को दो भागों में हिला रहा है किसी आवेश को दो भागों में बांटा गया है ना, किस किस में, एक स्मॉल क्यू में, और तो दूसरा पार्ट क्या होगा क्यू माइनस क्यू। तो बोला कि फोर्स के लिए क्या होगा, ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², हम तो यही जानते हैं, इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या होगा, सबसे पहली बात इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमको वैल्यू बैठाना पड़ेगा, तो क्या बैठाओ d/dq, है ना, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए पहले। कांस्टेंट कौन कौन, जिसका मतलब नहीं हो सकता है, तो जो q है उसी का ना कर सकते हैं, बाकी तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। 1/4πε0 समझिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन खाली गोतीय भाई के होता है, माने जितना मतलब जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा उसी का करेंगे, बाकी लोग का डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो 1/4πε0 × r² बहरी हो गया, तो अंदर क्या बचा केवल Q1 Q2। Q1 क्या है, एक छोटा Q है, ठीक है, और एक क्या है बड़ा Q माइनस Q है, इज इक्वल टू क्या 0। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो, 0 में किसी भी चीज से डिवाइड दे दो तो हो जाएगा 0। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, d/dq के रिस्पेक्ट में। अरे यार छूट गया, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, q का केवल करेंगे। अब देखो तो d/dq, ये समझिए ये कहाँ गया उधर, तो 0 में किसी से भाग दिए तो खत्म हो गया। अभी ये क्या बचा, तो q × स्मॉल q माइनस क्या q² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, d से d कैंसिल, q से q कैंसिल, केवल क्या बचेगा, केवल q बचेगा, ठीक है, कैपिटल Q बचेगा, ठीक है, माइनस इसको कीजिएगा तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है, मतलब 2, ठीक है, और फिर पावर 1 घट जाता है। डिफरेंशिएशन जानते हो ना, जब भी कहीं पे dx का पावर n/dx रहे तो फॉर्मूला में n मल्टीपल हो जाता है और x का पावर n-1 होता है, ठीक है। तो देखिए पावर को मल्टीप्लाई किए, है ना, छोटा वाला क्यू था तो पावर को मल्टीप्लाई किए तो 1, और फिर बड़ा वाला क्यू कांस्टेंट था तो इसको मल्टीपल कर दिए, और
पावर एक घट जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो बच गया, किसका भी पावर जीरो मतलब 1, यानी क्यू माइनस क्या, अब यहाँ पे देखो 2 पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर डी क्यू का कीजिए, तो फॉर्मूला में क्या होता है x इंटू एन माइनस 1, तो एक जगह पे क्या है q, तो पावर एक घट जाएगा तो 2 में से जाएगा कितना बचेगा 1 बराबर क्या 0, q को उधर ले जाओ तो q बराबर 2q, हमको q बाई q का वैल्यू पूछा था, तो q बाई q बराबर क्या बच गया 2, ये वैल्यू आपका आंसर था। ठीक है, ये भी सवाल पूछा हुआ था इसलिए बता दिए, ऐसे सवाल इसी जनरली पूछेगा नहीं। हाँ, एक और सवाल फोर्स से रिलेटेड देख लेते हैं, वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, एक सवाल और पूछ सकता है, दे देगा कोई हीलियम पार्टिकल्स है ना, किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक आता है जिसपे एनी चार्ज है ना, तो बताइए कि वहां पे डिस्टेंस कैसे निकाले या फोर्स कैसे निकाले, मतलब समझिए 1/4 ये फोर्स का यूज कर रहे हो ना आप, तो कभी कभी Q1 Q2 दे देगा, R दे देगा, फोर्स निकालने को कुछ निकालने के लिए बोलेगा, कभी कभी फोर्स दे देगा Q1 Q2 दे देगा, R पूछ देगा, कभी कभी चार्ज पूछ देगा, है ना, वो न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का आएगा जिसको हम लोग डील करते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए सेवा समाप्त, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, पार्ट 3 में इसका। ठीक है, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।